हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मिशन आईएएस एंड पीसीएस में। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। आज है 10 अगस्त 2023 एंड इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके एग्जाम्स में आपको काफ़ी हेल्प करेंगे। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इंडिया हैज़ इंट्रोड्यूस्ड एन इनोवेटिव अंडर वाटर व्हीकल, व्हाट इज़ द नेम ऑफ व्हीकल। भारत ने एक इनोवेटिव अंडर वाटर वाहन पेश किया है, वाहन का नाम क्या है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। हाल ही में इंडिया ने एक इनोवेटिव अंडर वाटर व्हीकल एक आईयूवी को इंट्रोड्यूस किया है जिसका नाम है निराक्षी। और इसका टारगेट, इसका पर्पस, फंक्शन यही रहेगा कि जो भी वाटर बॉडीज़ हैं उनसे मिनरल्स को डिटेक्ट किया जा सके, अंडर वाटर सर्वेस को कंडक्ट करवाया जा सके। इस निराक्षी व्हीकल को डेवलप किया है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड ने, एंड एक एमएसएमई एंटिटी है एईपीएल। इन दो बॉडीज़ ने निराक्षी को डेवलप डिज़ाइन किया है। और अगर हम बात करें फीचर्स की तो ये एक 2.1 मीटर लॉन्ग व्हीकल है। शेप इसका सिलेंड्रिकल है, वेट 45 केजी है और ये मल्टीपल टास्क्स को परफॉर्म कर सकता है, जैसे कि माइन को डिटेक्ट करना, डिस्पोजल, अंडर वाटर सर्विस। तो ये इसका इंपॉर्टेंस है, आपके लिए प्रीलिम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, तो प्लीज़ इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, अर्रास दोर्रा गैस फील्ड इज अ डिस्प्यूटेड गैस फील्ड बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। अर्रास दोर्रा गैस क्षेत्र निम्नलिखित में से किस देश के बीच एक विवादित गैस क्षेत्र है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि जो सऊदी अरेबिया, ईरान एंड कुवैत के बीच में ये एक गैस फील्ड है, अर्रास दोर्रा गैस फील्ड, जो कि डिस्प्यूटेड एरिया है। आपके लिए बिल्कुल एक ये इंपॉर्टेंट मैप का क्वेश्चन हो सकता है। कुवैत, सऊदी अरेबिया एंड ईरान, यहाँ पर आप मैप में देख सकते हैं। अर्रास दोर्रा गैस फील्ड एक ऑफशोर नेचुरल गैस फील्ड है और इसको सबसे पहले 1967 में डिस्कवर किया गया था और यहाँ से प्रोडक्शन सबसे पहले 2013 में स्टार्ट हुआ। नेचुरल गैस यहाँ से एक बड़े लेवल पर प्रोड्यूस होती है। इंपॉर्टेंट है, मैप से रिलेटेड क्वेश्चन याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द आइकॉनिक साइट म्यूजियम इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। हाल ही में भारतीय वित्त मंत्री ने भारत के किस राज्य में प्रतिष्ठित स्थल संग्रहालय की आधारशिला रखी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि तमिलनाडु में इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर ने एक म्यूजियम को बनाने की जो है अनाउंसमेंट करी है। वहाँ पे एक म्यूजियम को बनाया जाएगा और ये एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, अदिचनालूर आर्कियोलॉजिकल साइट। वहाँ पर इस पर्टिकुलर आइकॉनिक साइट म्यूजियम को बनाया जाएगा जो कि तमिराबरनी रिवर के किनारे पर है। 2020-21 के बजट में इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर ने एक अनाउंसमेंट करी थी कि इंडिया में 5 हिस्टोरिकल साइट्स को डेवलप किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि उनमें से 4 हैं, राखीगढ़ी जो कि हरियाणा में लोकेटेड है, हस्तिनापुर यूपी में लोकेटेड है, धौलावीरा गुजरात में है, शिव सागर जो कि आसाम में है। तो ये कुछ साइट्स हैं जिनके नाम आपको पता होने चाहिए। बिल्कुल आपसे यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स में कि कौन सी साइट कहाँ पर लोकेटेड है, मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। और ये आयरन एज कल्चर जो हिस्ट्री का पीरियड था उससे एसोसिएटेड है, तो आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी टाइम पीरियड से रिलेटेड ये साइट्स हैं। हिस्ट्री से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, आपको बिल्कुल इसके बारे में पता होना चाहिए। द एविडेंसेस ऑफ अ पाम मैन्यूस्क्रिप्ट हैज़ बीन डिस्कवर्ड फ्रॉम विच कंट्री। ताड़ की पांडुलिपि के साक्ष्य किस देश से खोजे गए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ईरान की एक मोनास्ट्री है, ये आर्मेनियन मोनास्ट्री, वहाँ से हाल ही में 18th सेंचुरी पुराना एक पाम मैन्यूस्क्रिप्ट को के एविडेंसेस को डिस्कवर किया गया है, इसलिए ये न्यूज़ में था। और ये तमिलियन एक मैन्यूस्क्रिप्ट है, ये भी पता चला बाद में। तो आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यूस्क्रिप्ट होता क्या है, जिस टाइम पे हिस्ट्री के जिस टाइम पीरियड में जब प्रिंटिंग प्रेस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, जब कोई चीज़ पब्लिश नहीं हो सकती थी, तो उस टाइम पर प्रिंट नहीं हो सकती थी, तो उस टाइम पर हैंड रिटन डॉक्यूमेंट्स होते थे। लोग अपने हाथों से जो रिलीजियस टेक्स्ट्स होते हैं, जो संस्कृत टेक्स्ट्स होते हैं, उनको लिखते थे और उसके लिए वो पाम को यूज़ करते थे, जो पाम लीफ होती हैं उनको यूज़ किया जाता था। तो ये होता है मैन्यूस्क्रिप्ट, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, दीपोर बील लेक हैज़ बीन इन न्यूज़ ड्यू टू एंथ्रोपोजेनिक थ्रेट्स ड्यू टू इट।
इज लोकेटेड इन विच स्टेट? दीपोर बील झील मानव जनित खतरों के कारण खबरों में है, ये किस राज्य में स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि जो दीपोर बील लेक है वो असम में लोकेटेड है। थोड़ा सा जानते हैं इसके बारे में डिटेल में। ये इसकी इमेज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। दीपोर बील एक वाइटल वेटलैंड है जो कि गुवाहाटी में लोकेटेड है। गुवाहाटी का जो साउथ वेस्ट पार्ट है वहाँ पर ये लोकेटेड है। और न केवल ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है बल्कि एक रामसर साइट भी है, तो इसलिए इसका इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा है। इसको एक इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया भी डिक्लेयर किया गया था बाय बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पर, उसके थ्रू इसको इम्पॉर्टेंट बर्ड एरिया के रूप में इसको रिकॉग्नाइज किया गया है। हाल ही में ये चर्चा में है क्योंकि यहाँ पे जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती हैं, एंथ्रोपोजेनिक जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उनकी वजह से इस पर्टिकुलर वेटलैंड को काफ़ी थ्रेट है, अंडर थ्रेट है ये, इसलिए ये न्यूज़ में आया है, आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स? हाल ही में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। संजय कुमार अग्रवाल को हाल ही में सीबीआईसी का नया चेयरमैन बनाया गया है और ये इनकी इमेज है, आप इसको इनको यहाँ पे देख सकते हैं। इन्होंने विवेक जौहरी को सक्सीड किया है। इससे पहले विवेक जौहरी सीबीआईसी के चेयरमैन थे। अगला क्वेश्चन है, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया? केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड भारत के किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है उसके अंडर सीबीआईसी फंक्शन करता है। और थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। ये बेसिकली जो इंडिया में इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनके एडमिनिस्ट्रेशन को के लिए रिस्पॉन्सिबल बॉडी है। और सबसे पहले इसका इस्टेब्लिशमेंट 1947 में किया गया था। ओरिजिनली जब इसको इस्टेब्लिश किया गया था तब इसको द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नाम से जाना जाता था, जो कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट दोनों ही टैक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता था। दोनों से ही रिलेटेड जो रेवेन्यू मिलता था उसको ये कलेक्ट करने का काम और फंक्शंस इससे रिलेटेड जो होते थे वो करता था। लेकिन बाद में इसको एज अ सीबीआईसी कन्वर्ट कर दिया गया, इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसको एक चेयरमैन हेड करते हैं जो कि जनरली इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर होते हैं। और अगर हम बात करें ये संजय कुमार अग्रवाल की, ये भी एक IRS ऑफिसर है। अगला क्वेश्चन है, on which products India has imposed anti-dumping duty which imports from China, South Korea and Indonesia? भारत ने चीन, दक्षिण कोरिया और इंडोनेशिया से आयात होने वाले किन उत्पादों पर एंटी डंपिंग शुल्क लगाया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। हाल ही में इंडिया ने एक बैन इम्पोज किया है, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई है। जो भी ऑप्टिकल फाइबर्स चीन, दक्षिण कोरिया और इंडोनेशिया से इंपोर्ट किए जाते हैं उन पर, तो इसलिए ये चर्चा में था। आपको पता होना चाहिए कि एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है। तो ये एक तरीका का टैक्स है। इट इज़ अ टैक्स इम्पोज्ड ऑन इम्पोर्टेड गुड्स इन ऑर्डर टू कंपेंसेट फॉर डिफरेंस देयर एक्सपोर्ट प्राइस एंड देयर नॉर्मल वैल्यू। तो इसका मतलब ये है कि जो भी, फॉर एग्जांपल आप एक एग्जांपल के साथ समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल चाइना से अगर आपने कोई सोलर पैनल इंपोर्ट किया है, इंडिया में इंपोर्ट किया जा रहा है और चाइना के डोमेस्टिक मार्केट में इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की वैल्यू 100 रुपीज़ है, लेकिन इंडिया में जब ये इंपोर्ट करेगा तो ये सिर्फ 50 रुपये में बेचा जाएगा इंडिया के मार्केट में। इसका ये चाइना की एक स्ट्रैटेजी होती है सो दैट कि उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग परचेज़ करेंगे। जब कोई चीज़ कम रेट में होती है तो ज़्यादा लोग इसको परचेज़ करते हैं और चाइना को इससे ज़्यादा प्रॉफिट होगा। तो ये उसकी स्ट्रैटेजी का पार्ट है। तो और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है, अब इसी सेम प्रोडक्ट की वैल्यू जो रेट है इंडिया में वो 100 रुपीज़ है। तो इससे इंडियन जो डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको इससे ऑफकोर्स
बहुत ज़्यादा लॉस होगा। तो इसी को कंपेंसेट करने के लिए, इसी को एक बैलेंस करने के लिए एक एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। जो प्रोडक्ट एक बहुत बड़े लेवल पे डंप किया गया है बहुत चीप रेट पर, तो उस पर एक टैक्स लगाया जाता है, सो दैट कि जो डोमेस्टिक प्राइसेस हैं उनको और जो एक्सपोर्ट प्राइसेस हैं उनके बीच में एक इक्वलाइजेशन किया जा सके और डोमेस्टिक मार्केट में एक कंपटीशन को बनाए रखा जा सके। तो ये होता है एंटी डंपिंग ड्यूटी, आपको पता होना चाहिए। कल आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा था, दिल्ली वॉज गिवन दी स्पेशल स्टेटस थ्रू विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि जो 69th अमेंडमेंट एक्ट है उसके थ्रू एक आर्टिकल को इंसर्ट किया गया था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, आर्टिकल 239 AA। उसके थ्रू दिल्ली को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया था, तो आपको ये पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द इनडायरेक्ट टैक्स। आपको बताना है कि ये जो चार ऑप्शंस हैं, कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स एंड वैट, वैल्यू एडेड टैक्स, तो इसमें से कौन सा एक इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है, ये आपको आइडेंटिफाई करना है। प्लीज़ इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा ये इनिशिएटिव पसंद आता है तो प्लीज़ इसको सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल मिशन IAS एंड PCS, और जुड़े रहिए इसी तरीके से डेली अपडेट्स को लेने के लिए करंट अफेयर्स से रिलेटेड, और पढ़ते रहिए इसी तरीके से, रिवाइज करते रहिए चीज़ों को। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।